यस चलो, तो पिछली क्लास में जो रिकॉर्ड नहीं हुई थी उसका मैं आपको बता देता हूं। पिछली क्लास में अपन ने सबसे पहले देखा था दंगल, ठीक है, सारे साइंटिस्ट के बीच में दंगल हुई थी। किस बात को लेकर के दंगल हुई थी? किस बात को लेकर के दंगल हुई थी बताओ? साइंटिस्ट के बीच में किस बात को लेकर के दंगल हुई थी? एनीवन? पिछली क्लास अटेंड किए थे ना सब कोई? पिछली क्लास सब कोई अटेंड किए थे कि नहीं? लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है दंगल में? नहीं, दंगल क्या चीज के ऊपर हुआ था? नेचर के ऊपर, कि लाइट वेव है कि पार्टिकल है। याद आ रहा है? यस सर, यस यस चलो, आप एक और चीज हमेशा ध्यान रखना, देखो हमेशा एक और चीज ध्यान रखना जो आपको हमेशा आगे लेके जाएगी। देखो अब ये आप लोगों का स्कूल की क्लास तो है नहीं, आप लोग अपने इंटरेस्ट से आ रहे हो, तो एक और चीज आप लोग ध्यान रख सकते हो। जैसे आज की क्लास स्टार्ट हो रही है ना, उससे पहले सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट भी नहीं 3 मिनट लगेगी। पिछले क्लास के जो आपने नोट्स बनाए बस उसको ऐसे पलटना है, इतना कर सकते हो, बस पलटना है। आज की क्लास स्टार्ट होने वाली है 5 बजे, तो आपने 5 मिनट पहले आए, आपने जब ज्वाइन किया उस समय आपको बस पिछले क्लास के नोट्स को एक बार पलटना है। इतना कर सकते हैं क्या सबको? ही बोलो हाँ या ना? पक्का? चलो गुड। ये आपको बहुत ज्यादा आगे लेके जाएगी, बाकी लोगों से आपको बहुत ज्यादा आगे लेके जाएगी, क्योंकि देखो लिंक बनता है। अच्छा हाँ, पिछले क्लास में ये पढ़ा था, अब ये पढ़ना है, तो लिंक बनता है। तो इसलिए बस 5 मिनट के लिए पिछला देख के आना कि हमेशा की क्या क्या पढ़ा था अपन ने पिछले क्लास में, ठीक है? चलो, तो अपन ने सबसे पहले दंगल देखा था कि नेचर को लेकर के, कि वो पार्टिकल है कि वेव, ये सारी चीजों के बारे में अपन ने दंगल देखा था, ठीक है? फिर अपन ने देखा था दो मेन फिनोमिना होती है, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। यस चलो, एक काम करता हूं, आप में से किसी एक को, श्रेष्ठ सर ने आप लोगों में से किसको बनाया था क्लास कैप्टन? गौरव। कहाँ है गौरव? आए क्या? है ही नहीं आज। चलो, कौन? आरुष। आरुष कहाँ है? आरुष है क्या यहाँ? आरुष भी नहीं है, गौरव भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अपन इसको चलो बाद में कर लेंगे, किसी एक को बना देंगे जो एक्सेप्ट करता रहेगा, तो यहाँ से मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा बार बार, जैसे आप लोग आते हो तो एक्सेप्ट करना पड़ता है ना। चलो कोई बात नहीं। तो अपन ने पिछले क्लास में देखा था कि दो चीजें देखी थी, दो मेन फिनोमिना होता है, एक रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। जब लाइट बैंड होकर के पास हो जाता है एक से दूसरे में तो अपन उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, और जब टकरा करके उसी मीडियम में वापस आ जाता है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ये याद है सबको? यस चलो, तो अपन ने रिफ्लेक्शन स्टार्ट किया था कि रिफ्लेक्शन होता क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम, जिसमें टकराई, जिस मीडियम से आई टकरा के उसी मीडियम में वापस गई, तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। फिर अपन ने बहुत सारे पॉइंट्स देखे थे, यस और नो? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर इनके बीच में लॉ पढ़ा था। क्या लॉ पढ़ा था? पहला लॉ कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों की तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ये पढ़ा था अपन ने, पहला लॉ। और दूसरा लॉ अपन ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होंगे। यस, ये दो अपन ने लॉ पढ़े थे। फिर अपन ने ये एक्सपेरिमेंट देखा था। फिर उसके बाद इंसिडेंट, ये अपन ने दो चीजें पढ़ी थी, नॉर्मल इंसिडेंस और ग्रेजिंग इंसिडेंट। नॉर्मल इंसिडेंस क्या था? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता था? नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता था जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता था? बोलो, एनी वन ऑफ यू? नॉर्मल, कल अपन, मैंने आपको बताया था ना पिछले क्लास में, कल नहीं मतलब जब भी आपकी पिछली क्लास हुई थी, तो दो इंसिडेंस बताए थे, एक नॉर्मल इंसिडेंस और एक ग्रेजिंग इंसिडेंस। तो नॉर्मल इंसिडेंस क्या था जब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या, 0 या 90? जीरो। जब एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 था तो नॉर्मल की तरफ ही आ रही थी लाइट, देखो जैसे आ रही है यहाँ पर, नॉर्मल की तरफ ही आ रही है, ठीक है? तो टकरा के नॉर्मल की तरफ ही वापस चली जाती है, तो एंगल आई 0 तो एंगल आर भी 0। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल इंसिडेंस। और ग्रेजिंग इंसिडेंस किसको बोलते थे जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता था? ग्रेजिंग इंसिडेंस किसको बोलते थे? एनीवन? 90 डिग्री में। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जब 90 डिग्री होता था, इसको अपन बोलते थे ग्रेजिंग इंसिडेंस। ये देखो, जैसे रेज आई सीधी सीधी 90 डिग्री में और 90 डिग्री में वापस, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कितना? 90। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना? 90 डिग्री। क्लियर? यस चलो, ये सब अपन ने कल पिछले क्लास में बात की थी। रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में बात की थी, इसका यूज भी बताया था मैंने कि पहले जो लाइट आती थी वो बहुत अपने आंखों में चुभती थी। आजकल की सॉफ्ट लाइट आती है, सॉफ्ट लाइट मतलब लाइट बिखर जाती है, तो डायरेक्ट पैरेललाइज लाइट जो है वो अपनी आंखों के अंदर एंटर नहीं करती। यस और नो?
ये सारी बातें बताई थी, इसका एग्जांपल भी बताया था कि जैसे अगर बहुत स्मूथ ग्लास है तो पैरेलल रेज आ रही है, रेगुलर डिफ्यूजन हो रहा है, और वहां पर क्या हो रहा है, इरेगुलर हो रहा है, तो आप पीछे का नहीं देख पा रहे, भले ही वो भी ट्रांसपेरेंट है, ये भी ट्रांसपेरेंट है, दोनों ट्रांसपेरेंट है, लेकिन एक में देख पा रहे हो, एक में नहीं देख पा रहे। ठीक है, चलो यस सर। चलो फिर उसके बाद अपन ने व्हाट इज इमेज व्हाट इज ऑब्जेक्ट पढ़ा था, फिजिक्स की डेफिनेशन के हिसाब से, डे टू डे लाइफ की नहीं, इंग्लिश की डेफिनेशन के हिसाब से नहीं, फिजिक्स की डेफिनेशन में इमेज और ऑब्जेक्ट क्या है। कोई बता सकता है मेरे को व्हाट इज इमेज एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट? एनीवन? एनीवन? फिजिक्स की डेफिनेशन में इमेज क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है? हाँ बोलो पूजा। Intersection point of reflected rays is image and intersection point of incident rays is object. वेरी गुड पूजा। टकराने के बाद जो रेज है या रिफ्रैक्शन के बाद की जो रेज है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट को इमेज बोला, और वो फिनोमिना टकराने से पहले का जो रेज है उनके इंटरसेक्शन को क्या बोला? ऑब्जेक्ट। याद रहेगा सभी को? सभी को याद रहेगा ये बात? पक्का। चलो अगली बार सिर्फ पूजा नहीं, सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है? अगली बार जब भी आपसे कोई भी ये सवाल पूछे तो। चलो फिर अपन ने रियल इमेज वर्चुअल इमेज के बीच में डिफरेंस देखे थे, ठीक है? ऑब्जेक्ट के बारे में अभी अपन नहीं पढ़ रहे, क्लास 12 में पढ़ेंगे रियल एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में। चलो अब इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, इसको भी अपन थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि भैया ये भी अपने सिलेबस में नहीं है, ये तो अपन रिवाइज कर रहे हैं पुराना 7th क्लास का, 8th क्लास का, तभी तो अपन 9th में तो नहीं था आपके, 7th और 8th में था, उसके बाद अभी 10th में है। और एक बात बताऊं, जितने भी लोग आप लोगों में से आई थिंक मैक्सिमम लोग साइंस लेंगे, यस साइंस लोगे या मैथ्स लोगे, IIT जेईई या नीट करोगे, कॉमर्स वालों को छोड़ करके, जो भी आप लोगों में से कॉमर्स लेगा उनको छोड़ करके बाकी जो है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप IIT करोगे तब भी फिजिक्स है, अगर आप नीट करोगे तब भी फिजिक्स आएगा। ओके, दोनों में से आप कुछ भी करो आपको फिजिक्स मिलेगा। तो 9th में आपने जो जो चैप्टर्स पढ़े थे वो पूरे के पूरे चैप्टर्स आएंगे आपके 11th में, पूरे डिट्टो, उतना तो रहेगा ही, उससे बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन वो उतना तो पूरा का पूरा रहेगा ही रहेगा। और अभी जो आप 10th में पढ़ोगे 5 चैप्टर, ये पूरे के पूरे 5 चैप्टर आपके आएंगे 12th में। ठीक है, ये बात याद रखना, मतलब ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो आगे जाके या तो नीट करेंगे या IIT जेईई करोगे, ठीक है, 11th 12th में साइंस लोगे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलो तो, और हाँ जो कॉमर्स करेंगे उनके लिए तो खैर उनको क्या है कि भैया बस 10th पास होना है, फिजिक्स इतना ही पढ़ना है, ठीक है? लेकिन आगे अगर आपका IIT जेईई या नीट का टारगेट है तो आप इन 5 चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज करना, मतलब पढ़ना, और 9th के भी 5 चैप्टर आपको अच्छे से आने चाहिए, एकदम अच्छे से आने चाहिए, अगर आप 11th में IIT जेईई या नीट के लिए आप सोच रहे हो तो, क्योंकि ये आपके फाउंडेशन है, फाउंडेशन बोला जाता है 9th और 10th को, क्योंकि ये IIT जेईई और नीट के लिए आपका एक फाउंडेशन बनाते हैं। ओके चलो, नाउ इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में अपन इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, तो उससे पहले मेरे को एक बात बताओ आप लोग, मिरर क्या होता है? एनीवन? व्हाट इज मिरर? शीशा। हाँ क्या होता है शीशा? एनीवन? क्या होता है शीशा? मिरर क्या होता है? सर वो रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट करता है, चलो ठीक है, गुड। और अच्छा एक बात बताओ, अगर आप मिरर में बहुत सारे स्क्रैच कर दोगे, बहुत ज्यादा, एक ग्लास में, तो क्या आप उसको मिरर बोलोगे? अगर आप उसमें अपने आप को नहीं देख पा रहे हो तो बोलोगे क्या? No sir. नहीं बोलोगे। तो इसका मतलब अपन क्या चाहते हैं, मिरर अपन ने किस चीज को बोला? अगर आप फिजिक्स की डेफिनेशन के हिसाब से देखोगे तो अपन किसी भी चीज को क्यों देख पाते हैं? पहले यहां से जाओ, मैं इस ऑब्जेक्ट को क्यों देख पा रहा हूं? क्योंकि इसमें से रेज निकल के मेरी आंखों में आ रही है, और पूरी पैरेलल आ रही है, बिखरी नहीं, जैसे यहां से निकली वैसी की वैसी मेरी आंखों में एंटर करी। यस और नो? यस। अब अपन को अपने आप को देखना है, तो मैं क्या चाहता हूं कि मेरे में से जो रेज निकली वो टकरा करके वापस मेरे आंखों में आए, और बिल्कुल वैसे ही आए, पैरेलल की पैरेलल आए, मतलब यहां से जैसे पैरेलल निकल रही है पैरेलली मेरे आंखों में आए, तब मैं अपने आप को शीशा में देख पाऊंगा, मिरर में देख पाऊंगा। यस? Yes sir. तो देखो, अगर पैरेलल रेस को पैरेलली वापस लाना है तो कैसा रिफ्लेक्शन होना चाहिए, रेगुलर की इरेगुलर? रेगुलर। मतलब, और रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होता है? जब चीजें स्मूथ रहती हैं, प्लेन होती हैं, देखो हर चीज एक दूसरे से लिंक्ड है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होगा?
पहले तो आपने बोला कि हाँ किसी चीज को देखना है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होना चाहिए, और रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होता है? जब चीजें स्मूथ होती है। यस और नो? यस यस, स्मूथ होती हैं। तो मिरर अपन ने किसको बोला? एक स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस जो पैरेलल रेस को पैरेलली रिफ्लेक्ट करे, क्योंकि अपन क्या चाहते हैं? दो चीजें चाहते हैं। पहला कि जो अपन से रेस गई वो टकरा के वापस अपने पास आए, मतलब अपन रिफ्लेक्शन चाहते हैं। यस। और दूसरा अपन क्या चाहते हैं? कि पैरेलली गई तो पैरेलली ही वापस आए, ऐसे इधर उधर इधर इधर भीतर ना हो जाए। यस, डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए, पूरी जैसे गई वैसे की वैसे ही वापस आए। तो उसके लिए अपन ने क्या किया? अपन ने स्मूथ एंड हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस को अपन ने बोल दिया मिरर। क्या हो गया? एक स्मूथ और हाईली पॉलिश्ड क्यों बोला? ये बात समझ में आई क्या? स्मूथ क्यों बोला? ताकि रेगुलर हो, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो। और हाईली पॉलिश्ड क्यों? ताकि रिफ्लेक्ट करे। ठीक है क्या? अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि मिरर एकदम स्मूथ क्यों होता है और उसमें पीछे सिल्वर पेंट क्यों किया जाता है, ताकि वो मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट करे। यस चलो, तो अपन आगे बढ़ते हैं अभी। फिर व्हेन अ ग्लास प्लेट इज पॉलिश्ड, एक साइड अपन जब उसको पॉलिश कर देते हैं तो वो मिरर बन जाता है। टोटल 2 मिरर होते हैं, प्लेन और स्फेरिकल। ठीक है, अपने सिलेबस में स्फेरिकल है, प्लेन आपने 7th 8th में पढ़ा था, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बहुत स्पीड में प्लेन मिरर के बारे में भी बातें बताऊंगा। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपने पढ़ी होंगी 7th और 8th में, आपसे पूछूंगा भी, देखते हैं कितने लोगों को याद है। ठीक है, तो 2 टाइप्स के मिरर है, प्लेन और स्फेरिकल। तो अपना मेन टारगेट रहेगा स्फेरिकल, जो अपन आज चालू कर लेंगे, बट उससे पहले एक बार अपन प्लेन मिरर के बारे में देखते हैं। स्टार्ट करें फिर? चलो अब प्लेन मिरर पढ़ना है। ठीक है, ये देखो प्लेन मिरर में अपने आप को देख रहे हैं लोग, हीरो लोग। अब एक सवाल आपके सामने बोर्ड में लिखा हुआ है। क्या क्या सवाल लिखा हुआ है? कितनी रेज निकल रही है किसी भी पॉइंट से? अगर मैं किसी एक पॉइंट की बात करूं, ये देखो, ये बॉल में एक पॉइंट बनाया मैंने, ठीक है? इस एक पॉइंट से कितनी रेज निकल रही हैं? एनीवन? 1 2 3 4 5 हजार, 2000, 1 लाख, 2 लाख, इनफाइनाइट। ऑप्शंस आपके सामने हैं। इनफाइनाइट। वेरी गुड माधवी, वेरी गुड। किसी भी पॉइंट से, अगर मैं अभी इस ऑब्जेक्ट को भी देख पा रहा हूं, तो इस पूरे ऑब्जेक्ट के किसी भी पॉइंट से, इस पूरे ऑब्जेक्ट के किसी भी पॉइंट से लाखों रेज निकल रही हैं, और ये पूरी की पूरी लाखों रेज मेरी आंखों से अंदर जा रही हैं। अब लाखों तो नहीं, जितनी भी जा पा रही होंगी, निकल तो ऐसे लाखों रही है हर साइड, ठीक है, बट बहुत ज्यादा रेज मेरी आंखों के अंदर जा रही है, और वो सब जाकर के एक ही पॉइंट में मिल रही है। मतलब इस पॉइंट से बहुत सारी रेज निकली और वो अपने आंखों के अंदर रेटिना में जाकर के मिली। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को, अंदर जो मिलने वाला प्रोसेस है ना आई के अंदर का, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, बट मेरा वहां यहां पर अभी वो टारगेट नहीं है बताना, मेरा यहां पर कुछ और टारगेट है। देखो, किसी भी एक पॉइंट से आपने कहा इनफाइनाइट रेज निकली, ठीक है भैया, मैंने मान लिया आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, वो इनफाइनाइट रेज जाकर के एक ही पॉइंट में मिली, तो अपन ने बोला उसको इमेज। ठीक है, यहां तक क्लियर? चलो, अब अपन को अपने पूरे इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रे डायग्राम और फॉर्मेशन ऑफ इमेज। क्या है अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरे चैप्टर में? रे डायग्राम। रे डायग्राम मतलब लाइट कहां गई, टकराई, उसको बनाना, उसको ड्रॉ करना, उसको रिप्रेजेंट करना, ये अपना मेन टारगेट है। ठीक है, जब अपन स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे, ठीक है, उनके लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है ही, बट उससे साथ साथ आपका ये रे डायग्राम बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रे डायग्राम बनाने के लिए अपन हमेशा 2 रेस को लेके चलते हैं। क्यों? निकल कितनी रही है? इनफाइनाइट रेस निकल रही है, लेकिन सारी की सारी जाके एक ही पॉइंट में मिल रही है। तो अगर मैं कोई भी 2 रेस ले लूं, वो 2 रेस जिस पॉइंट में मिलेंगी, मान लो मैं बाकी सबको हटा दूं, 2 रेस जिस पॉइंट में मिलेंगी, आप गारंटी के साथ कह सकते हो कि बाकी भी आके वहीं पर मिलेंगी। यस और नो? 2 रेस जिस पॉइंट में मिलेंगी, आप कह सकते हो कि सर बाकी इनफाइनाइट रेस जो है वो भी वहीं आके मिलेंगी। तो मतलब मेरे को जब भी रे डायग्राम बनाना होगा, मैं इनफाइनाइट रेस ड्रॉ नहीं करूंगा, मैं कितनी ड्रॉ करूंगा? किसी भी क्वेश्चन में कितनी करूंगा? 2। ये बात समझ में आई? और आपने देखा भी होगा, अगर 7th 8th में अगर आप थोड़ा बहुत याद हो, उस समय तो खैर रे डायग्राम नहीं था 7th 8th में ज्यादा, अपन मेन रे डायग्राम की बात इसी चैप्टर में करने वाले हैं 10th में। ठीक है, तो आप देखना, जब भी अपन रे डायग्राम बनाएंगे उसमें हमेशा 2 रेज ही लेंगे, और वो 2 रेज कौन सी? कोई भी, आपकी मर्जी, आप बिल्कुल आजाद हो उस चीज के लिए। ठीक है, आपको जोन सी 2 रेज लेनी है लो,
बट अपन जनरली दो रेस कौन सी लेते हैं जो अपन को आसान कर दे काम को, जिसके बारे में अपन को पता हो कि अच्छा जो नॉर्मली जाएगी वो तो नॉर्मली वापस आएगी। पता है ना ये बात सबको? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो। लाइट रिट्रेस करेगी अपनी पाथ अगर नॉर्मल इंसिडेंस है तो। पिछले क्लास में बताया था मैंने ये। यस एवरीवन? तो अब देखो जैसे नॉर्मल वाली रेस के बारे में आपको पता है, तो ऑब्वियसली अपन को पागल कुत्ते ने तो काटा नहीं है कि अपन कोई भी रैंडम रेस लेंगे। अपन कौन सी लेंगे? नॉर्मल रे, क्योंकि उसके बारे में पता है। ऐसे में आपको जिन जिन रेस के बारे में बताऊंगा उनमें से ही कोई दो रेस को ले लेना और रे डायग्राम बन जाएगा एकदम सिंपल। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन है, तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है प्लेन मिरर के सामने, कोई दो रेज लेनी है, तो एक तो अपन कौन सी लेंगे जिसके बारे में पता है? एक रे कौन सी लेंगे? नॉर्मल। वेरी गुड। नॉर्मली रे आई, टकरा के क्या होगा नॉर्मल रे के साथ? क्या होगा नॉर्मल रे के साथ? दूसरे डायरेक्शन में वापस जाएगी, उसी डायरेक्शन में जाएगी। नॉर्मल रे क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो। तो जो रेज नॉर्मली आई थी वो टकरा के नॉर्मली वापस चली गई। ठीक है, अब और किसी रेस के बारे में पता है क्या? नहीं। तो अपन एक रैंडम डायरेक्शन ले लेंगे, कोई भी एक रैंडम डायरेक्शन। ठीक है, कोई भी एक रैंडम डायरेक्शन में एक रे ले लिए। ठीक है एवरीवन? यस। अब ये क्या होगा? अब ये रे जहां पर टकराई वहां पर एक नॉर्मल होगा, मिरर के परपेंडिकुलर वहां पर एक नॉर्मल होगा उस रे के लिए। पहले जो ग्रीन वाली रे थी उसके लिए नॉर्मल ये था, और जो अभी ब्लू वाली रे है उसके लिए नॉर्मल ये है। ये बात चमक रही है सबको? हर रे का नॉर्मल होता है, ऐसे कोई एक कॉमन नॉर्मल नहीं होता। हर रे के लिए जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उससे जो परपेंडिकुलर रे होती है उसको नॉर्मल। तो अब देखो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, इन दोनों के बीच का एंगल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर लाइट एंगल ऑफ इंसिडेंस आई में आई तो क्या होगा? वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई में। क्लियर? अब अभी भी देखो उस ऑब्जेक्ट में से करोड़ों अरबों इन्फाइनाइट रेज निकल रही है, लेकिन अपन ने क्या किया? सिर्फ दो बनाए। समझदार वाला काम करना है, समझदारी वाला। ठीक है, फालतू का मतलब अपन को खाली मजदूरी नहीं करनी, क्या दिमाग लगा के काम करना है। क्या दो रे से काम चल रहा है तो क्यों तीसरी को बनाना है कि नहीं? तो दो रे बनाई। अब अपन ने देखा कि ये कहां मिल रही है। हरी वाली भैया ऐसे गई इधर और नीली वाली ऐसे, क्या ये कभी मिलेंगी एक दूसरे से? नहीं। मगर यहां पर अगर कोई होगा, ठीक है, कोई ड्रैकुला वाली आइज बना देते हैं इतनी बड़ी बड़ी, अगर यहां पर कोई होगा तो उसको क्या लगेगा कि ये ब्लू वाली रे और ये ग्रीन वाली रे भैया कहीं से आ रही हैं। कहां से आ रही हैं? पीछे एक पॉइंट से आ रही हैं, और इस पॉइंट में अपन बोल देंगे कि क्या बना? इमेज। क्लियर? ये ठीक है? चलो, तो ऑब्जेक्ट आगे था, इमेज बना पीछे। अब अपन इसके और डिटेल में नहीं जा रहे एंगल वेंगल, क्योंकि ये पूरा आपका क्लास 7th 8th में था। लेकिन इस इमेज के बारे में 5 चीजें, ये 4 या 5 चीजें आपको पता होंगी, वो मेरे को बताओ। एनीवन? 5 कैरेक्टरिस्टिक्स इस इमेज के बारे में, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछ रहा हूं, कोई बता सकता है? एनीवन? कोई भी? कुछ भी, जो भी याद आए। अरे प्लेन मिरर में अपने आप को देखो ना, और अपने आप का के हिसाब से बताओ कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कोई भी ट्राई करो एकदम। सर वो वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल बनती है। वेरी गुड, वर्चुअल। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में रेज नहीं मिली, ऐसा लगा कि मिल रही थी तो रियल इमेज नहीं बनी, वर्चुअल इमेज बनी। वेरी गुड, वेरी गुड हिमांशु। और कोई? कुछ भी? सही गलत? सर डिस्टेंस भी सेम होता है। डिस्टेंस भी सेम होता है। मिरर के जितना आगे ऑब्जेक्ट, इमेज भी उतना पीछे, तो डिस्टेंस सेम होता है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर सेम फ्रॉम मिरर। हाँ, और कोई पॉइंट? दीपिका आप भी कुछ बोल रहे थे? सेम साइज। हाँ, साइज भी सेम होगा। यशिका वेरी गुड। चलो, साइज भी सेम होगा। अगर ऑब्जेक्ट जितने लेंथ का है इमेज भी उतने लेंथ का बनेगा, सेम साइज। चलो, आप लोगों को याद आ रहा है 7th 8th की बातें, 8th क्लास की बातें। चलो, और कोई? 2 चीजें और बची हैं। चलो, इसके बाद ये एक बार ये देख लो। हाँ बोलो। शैडो? नहीं, चलो, और कोई?
inverted image. इन्वर्टेड नहीं, इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है ना भैया। प्लेन मिरर में आप अपने आप को देखते हो तो इन्वर्टेड इमेज बनती है क्या? और मैंने ये भी तो आपको बताया था कि वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है? इरेक्ट, सीधी। रियल इमेज इन्वर्टेड होती है। यस, याद आ रहा है क्या? तो कैसी इमेज बनती है? इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी। सर आपका ऊपर है तो इमेज में भी सर ऊपर ही रहेगा। इन्वर्टेड कौन सी होती है? लेटरली इन्वर्टेड होती है, इसलिए एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है। याद आ रहा है क्या? 8th क्लास में पढ़ा होगा, डायग्राम भी बना होगा बुक में एम्बुलेंस का। Yes, sir. लेटरली ऐसे चेंज हो जाती है, मतलब कि अगर डी ऐसा लिखा है तो आपको ऐसा दिखेगा मिरर में, तो लेटरली इन्वर्ट होती है। बट अगर आप वर्टिकली देखोगे तो वर्टिकली क्या होती है? इरेक्ट, मतलब सीधी। क्लियर? तो ये 5 बातें हैं जो आपको यहां से दिखेगा। देखो, ऑब्जेक्ट की पोजीशन जैसे जैसे चेंज करोगे इमेज की पोजीशन चेंज हो रही है। उतनी ही दूर है, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। जो साइज ऑब्जेक्ट का वही साइज इमेज का। देखो, ऑब्जेक्ट को पास लाया मिरर के तो इमेज भी पास आ गई। ये समझ में आ रहा है क्या सबको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलो, तो क्या कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है? नोट डाउन करना है आप लोग, नोट डाउन कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वर्चुअल और इरेक्ट होती है ओनली फॉर रियल ऑब्जेक्ट, और आपके केस में सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट है। मैंने ही आपको बताया था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट अपन को नहीं पढ़ना, क्लास 12 में पढ़ेंगे। ठीक है? साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होते हैं। द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। जितना आगे ऑब्जेक्ट उतना पीछे इमेज। लेटरली इन्वर्टेड होती है, मतलब जैसे अगर ये डी ऐसा है तो ये बन गया ऐसा। ये 5 बातें याद रहेंगी अब, और आप लोगों को याद थी। वेरी गुड, वेरी गुड, आप लोगों को याद थी। गुड। चलो आगे बढ़े। चलो, नाउ मल्टीपल रिफ्लेक्शन आपके केस में नहीं है, अभी अपन स्किप कर सकते हैं। ठीक है? एंगल ऑफ डेविएशन भी नहीं है। एंगल ऑफ डेविएशन है क्या आपके सिलेबस में? चलो, होगा तो अपन बाद में भी इसको कवर कर सकते हैं। वैसे तो डायरेक्ट उससे चालू हुआ है, वैसे यूज आ सकता है। एंगल ऑफ डेविएशन बता देता हूं एक बार, देखो सुनो। वैसे छोटा सा टॉपिक है, इजी सा है, तो आप लोग सुन सकते हो। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? किसी को पता है क्या व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? No, sir. नो। No, sir. देखो, एक बात बताओ, जब भी रिफ्लेक्शन हुआ तो लाइट ने अपना रास्ता बदला? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. है कि नहीं? अब देखो, अगर मैं बोलूं ये मिरर है, ठीक है, रेज आ रही थी यहां से, टकरा के कहां चल जाएगी? वापस ऊपर। यस, रेज आ रही थी, टकरा के वापस ऊपर चली गई। तो ये रेज यहां से आ रही थी और ये रेज इधर जा रही थी, जाना यहां चाह रही थी। मतलब अगर ये मिरर नहीं होता तो ये रेज यहां पर जाती, जो डॉटेड बनाया मैंने, Yes, sir. और गई कहां एक्चुअल में? ऊपर। तो जहां जाना चाह रही थी रेज, जहां जाना चाह रही थी और जहां एक्चुअल में गई, इन दोनों के बीच का एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। जैसे ऐसा होता है ना कि भैया आप पढ़ाई करने बैठे हो, उसी समय फोन में मैसेज आ गया। फोन तो रखे ही होगे आप लोग सबको ही, हाँ? तो फोन में मैसेज आ गया तो आप लोग डेविएट हो जाते हो, अपनी पढ़ाई से डेविएट हो जाते हो। तो यहां पर अपन डेविएशन किसकी बात कर रहे हैं? लाइट के डेविएशन की। कि भैया लाइट जाना चाह रही थी यहां, लेकिन मिरर ने कर दिया उसको डेविएट वहां। तो कितना डेविएट किया? यहां जाना चाह रही थी और यहां गई, तो जितना डेविएट किया उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। टफ है क्या? टफ लग रहा है क्या किसी को? No, sir. नो, इजी है। तो व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? हिंदी में बताओ, व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? जहां जाना चाह रही थी और जहां एक्चुअल में गई, उन दोनों के बीच का एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। याद रहेगा? जहां लाइट जाना चाह रही थी और जहां गई, उनके बीच का एंगल इज एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है? तो देखो, अब प्लेन मिरर के केस में एंगल ऑफ डेविएशन निकालते हैं, कितना होता है। तो रे आई नॉर्मल होगा, यहां पर ये कुछ बनेगा क्या? ठीक है, चलो देखो, यहां लिखा हुआ है लाइट जहां जाना चाह रही थी एंड जहां गई, उसके बीच का एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन ये होगा, इसको ऐसे डेल्टा से डिनोट करते हैं। ठीक है? अब ये एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, कोई बता सकता है? अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? कोई भी दिमाग लगाओ, आपके सामने आंसर, आपको देखना है कि अगर ये एंगल आई है तो ये डेल्टा कितना होगा। आपको अपना दिमाग लगा के बताना है। एनीवन? एनीवन? ट्राई करो। कॉपी है सबके पास? कॉपी पेन लेके बैठे हो? ये सर नो, कितने लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं?
यस चलो अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करो। Yes, sir. Sir, 90 degree. 90 डिग्री क्यों, फिक्स्ड है क्या? आई के टर्म्स में आएगा ना 90 ऐसे। चलो ठीक है, आपने अटेम्प्ट किया, वेरी गुड वेरी गुड, आपने अटेम्प्ट किया। और कोई आंसर बोलो, मैं आपको बताऊंगा 90 डिग्री नहीं है। आई के ऊपर डिपेंड करेगा ना कि आई एंगल कितना है, आई के टर्म्स में आएगा, आई के टर्म्स में आएगा आंसर। सोचो 180 नहीं, 180 से तो कम होगा ना। 180 कब होता है? स्ट्रेट लाइन में, तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन से तो कम है, 180 से कम होगा। कितना कम होगा ये सोचो। Sir, 130. आई के टर्म्स में आएगा, मतलब आंसर में आई आएगा, आई की वैल्यू आएगी, कि एंगल आई की वैल्यू आएगी। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई होगा? RI. मतलब अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर मैं बोल दूं वैल्यू है आई, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई के बराबर होगा, Yes, sir. क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। तो ये एंगल भी हो गया आपका आई। अब एक बात बताओ, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, टोटल ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये टोटल एंगल कितना होगा? तीनों मिलाकर के कितना होगा? 180। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रही है। अगर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है तो ये तीनों एंगल मिला के कितने होंगे? 180। मतलब आई प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. तो अब बता दो डेल्टा कितना हो गया? डेल्टा की वैल्यू हो गई 180 माइनस 2i। तो अगर मैं आपको बोलूं कि एक मिरर है जिसमें लाइट आई, जिसका इंसिडेंस एंगल था, एंगल ऑफ इंसिडेंस था 30 डिग्री, तो बताओ डेविएशन कितना होगा? अगर मैं आपसे सवाल करता हूं कि एक लाइट आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने में? 30 डिग्री में, तो वो कितना डेविएट होगी प्लेन मिरर से टकराने के बाद? 150। 2i, 2 इंटू 3 30, 60 माइनस करोगे तो कितना होगा? 120 होगा। 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2 इंटू आई की वैल्यू कितनी बताई मैंने? 30, 32 जा 60, 180 माइनस 60 इज 120। क्लियर? Yes, sir. सबको क्लियर हो गई? चलो, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं भी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाँ ये आपको पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है, वो तो याद रहेगा। ये हिंदी वाली डेफिनेशन तो याद रहेगी, हिंदी में जो है ये तो याद रहेगा सबको। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। नाउ एग्जांपल, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दैट मीन? अच्छा, मैग्निफिकेशन किसको बोलते हैं ये बताओ पहले। एनीवन? मैग्निफिकेशन वर्ड सुना है सबने? Yes, sir. Yes, sir. तो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? एनीवन? यस गौरव, कुछ बोल रहे हो? जांच करना। नहीं, मैग्निफिकेशन मतलब बड़ा करना कोई चीज को, मतलब कितनी बड़ी हुई या कितनी छोटी हुई, उसको अपन बोलते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो एम से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब कि यहां पर अपना मैग्निफिकेशन मतलब इमेज की लेंथ या इमेज की हाइट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के हिसाब से इमेज की हाइट कितनी बड़ी हुई या कितनी छोटी हुई, इसके मेजर को अपन बोलेंगे मैग्निफिकेशन। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. चलो, तो अगर मैग्निफिकेशन +1 है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू +1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ ये पूछ रहा है क्वेश्चन। सोचो एनीवन? कोई भी? अच्छा एक बात बताओ, HI हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये 1 कब होगा? ये 1 कब होगा? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 के बराबर कब होगा? जब दोनों सेम होगा। यस, वेरी गुड परी एंड हिमांशु। गौरव, वेरी गुड। सिंपल सी बात है, आई थिंक ये सबको पता है, लेकिन बोल नहीं रहे हो आप लोग, पता नहीं क्यों। ठीक है, अरे भैया डरने की कोई बात नहीं है, सब यहाँ पर दोस्त हैं, मैं भी आप लोगों का दोस्त ही हूं। ठीक है, तो
हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1। कब होगा? जब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होगी, मतलब जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइज के होंगे। और प्लेन मिरर में दोनों सेम साइज के होते हैं। यस सर। मतलब प्लेन मिरर में जो मैग्निफिकेशन होता है वो कितना होता है? 1। मतलब ना तो मैग्निफिकेशन बड़ा होता है पॉजिटिव में ना नेगेटिव में। क्लियर? ना जूम होता है, जूम आउट ना जूम इन, जैसा है वैसा का वैसा रहता है। तो मैग्निफिकेशन 1, मैग्निफिकेशन 1 मतलब भैया ना तो बड़ा हुआ ना छोटा हुआ। ठीक है, चलो अगर मैं बोलूं मैग्निफिकेशन की वैल्यू है 2, इसका मतलब क्या है? अब खुद सोच के बताओ। अगर मैं बोलूं मैग्निफिकेशन की वैल्यू है 2, इसका मतलब एच आई अपॉन एच नॉट की वैल्यू क्या हो गई? 2। इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा बड़ा होगा। बड़ा होगा। कितना? डबल होगा। देखो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहां पर नीचे डिवीजन में है, उसको उधर भेज दूं, मल्टीप्लीकेशन में बदल जाएगा। इसको इधर भेज दूं, मल्टीप्लीकेशन में बदल जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज इज 2 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उसका 2 गुना कौन है? इमेज। तो जब भी मैं बोल रहा हूं मैग्निफिकेशन 2, मतलब 2 गुना हो गया इमेज। अगर मैं बोलूं मैग्निफिकेशन 4, इसका मतलब मैग्निफिकेशन 4 इसका मतलब 4 गुना। वेरी गुड, ये बात समझ रही है सबको? अगर मैं बोलूं मैग्निफिकेशन हाफ, इसका मतलब आधा हो गया। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो परी? अगर प्लेन मिरर है तो उसमें ऑब्जेक्ट अगर जो साइज का वही साइज का तो इमेज बड़ा कैसे हो सकता है इमेज? अरे नहीं, प्लेन मिरर में तो मैग्निफिकेशन 1 होता है, ये तो मैं आपको बोल रहा हूं। ये बिल्कुल सही है, वेरी गुड परी। प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन 1 ही होता है। बाकी चीज जो अपन पढ़ेंगे ना, कॉनकेव मिरर पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे, वहां पर मैग्निफिकेशन हो सकता है बड़ा छोटा, जो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो टेंशन मत लो। तो उस केस में बोल रहा हूं कि अगर m की वैल्यू 2, इसका मतलब डबल, m की वैल्यू 4 मतलब 4 गुना, m की वैल्यू हाफ मतलब आधा। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ये चमक गया सबको मैग्निफिकेशन का मतलब। और प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन कितना होता है? 1। वेरी गुड, वेरी गुड। लिख लेना, ये सारी चीजें लिख लेना, जो भी अभी मैंने बोली, जो यहां पर नहीं लिखी हुई है बोर्ड में, वो आप लोग लिख लेना। चलो देखो अब सवाल, ये सारे प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सवाल दे रहा हूं। अभी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज भी आएगा। ठीक है, एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी आएगा, वो सब भी अपन को करना है। An object is placed in front of a mirror at a distance of 5 सेंटीमीटर। आपके लिए डायग्राम बना देता हूं मैं। मिरर है, मिरर से 5 मीटर आगे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लेट्स सी कौन देता है सबसे पहले। 5 मीटर। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हिमांशु एंड परी आप लोग गलत हैं। कोई और? 10 मीटर। वेरी गुड साकेत, वेरी गुड। अरे भैया ये देखो ना, सवाल पूछा क्या है, आप लोग जल्दीबाजी में यही तो गड़बड़ करते हो। आपको पता है, आई नो यहां पर जितने भी लोग हैं 32 33 लोग, सबको ये बात पता है जो अब मैं बताने वाला हूं, कि ऑब्जेक्ट 5 मीटर आगे है तो इमेज 5 मीटर पीछे बनेगा। बट सवाल देखो कहां से पूछा है, ऑब्जेक्ट से दूरी। तो ऑब्जेक्ट से दूरी कितनी हो गई? 10 मीटर। जल्दी जल्दी में गड़बड़ होता है ना, यही गड़बड़ करा था हिमांशु एंड परी। तो सवाल अच्छे से सुनो, सवाल में क्या बोला है? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से दूरी बताओ, तो ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी हो गई? 10। ओके चलो, व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर? तो आप लोग पहले ही बता चुके हो, 5 मीटर। चलो आगे छोड़ो, स्फेरिकल मिरर पे आते हैं। ठीक है, स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करें। यस सर। चलो, स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? सर जो बाइक कार में लगता है। ठीक है, और कुछ? और कोई डेफिनेशन? वेरी गुड विवेक। और चाहिए मुझे। आप लोगों के दिमाग में जो भी आ रहा है बोलो एक बार, फिर मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। बोलो। सर दूर का चीज पास में लाके दिखाना। जरूरी नहीं है, पास का दूर भी जा सकता है। स्फेरिकल मिरर सब कुछ करने के लिए है।
वो आपकी इमेज को छोटा भी कर सकता है, बड़ा भी कर सकता है, सेम साइज का भी रख सकता है, ठीक है। आपके सनलाइट से किसी चीज को, पेपर वगैरह को जला भी सकता है, सब कुछ कर सकता है, मैग्नीफाई कर सकता है, जूम इन जूम आउट सब कर सकता है। स्फेरिकल मिरर, अच्छा स्फेयर, स्फेरिकल वर्ड का मतलब क्या होता है? ये तो मैथमेटिक्स में आपने सुना होगा, शेप होता है स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप अपना अर्थ का शेप क्या है? स्फेरिकल शेप है। टेनिस बॉल का शेप क्या होता है? स्फेरिकल शेप होता है। तो अब देखो, वर्ड से ढूंढने की कोशिश करो, स्फेरिकल मिरर। अब मिरर किसको बोला था? स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस को अपन ने क्या बोला था? स्मूथ पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस को अपन ने मिरर बोला था, यस और नो? अब क्या बोल दिया गया? स्फेरिकल मिरर, मतलब स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, लेकिन कैसा हो? स्फेयर के शेप का हो। स्फेयर मतलब ये बॉल होती है ना आपकी टेनिस बॉल, ये देखो इस शेप का, पूरा ऐसे कर्व्ड। टेनिस बॉल देखा है ना सबने? इस शेप का, मतलब टेनिस शेप बॉल का, मान लो कांच का टेनिस बॉल है, ठीक है, हॉलो, हॉलो मतलब अंदर से खोखला, बस ऐसे बाहर बाहर का कवर है टेनिस बॉल का, ग्लास का। उसमें से आपने कोई एक टुकड़ा काटा, जैसे यहां पर आपको दिख रहा है, कोई एक टुकड़ा काटा, और उसमें से एक साइड में अगर पॉलिश कर दूं, मान लो ये मैंने ऐसे टुकड़ा काटा, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हो क्या उसको? स्फेरिकल शेप, सब कोई? चलो, अब अगर मैं इसके बाहर पेंट कर दूं तो ये अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा, मतलब लाइट आएगी, टकरा के वापस इधर आएगी, यस और नो? यस। और इसी में अगर मैं अभी बाहर वाले को पेंट किया था, अब अगर मैं अंदर वाले को पूरे को पेंट कर दूं तो क्या होगा? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा, टकरा के लाइट ऐसे जाएगी, यस और नो? यस सर। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस मैंने बताया था आप लोगों को कल ही, ऐसा सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट करे, जैसे ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो वैसे ही अगर आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसे बना सकते हो? पेंट करके। अब एक बात बताओ, अगर एक कांच है, उसमें जिस साइड से पेंट करोगे, उधर साइड से अपने आप को देखोगे कि उसके अपोजिट साइड से अपने आप को देखोगे? खुद सोचो, अपोजिट साइड से। तो वैसे ही अगर आपने एक स्फेरिकल शेप का कांच लिया, उसका कोई भी टुकड़ा लिया और उसमें किसी भी एक साइड को पेंट कर दिया, तो जो बनेगा उसको अपन बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, किसी भी एक साइड को पेंट किया तो। अगर बाहर पेंट किया और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर कर्व टाइप का हो, तो उसको कौन सा बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? कॉनकेव, केव टाइप का। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है? केव टाइप का, ऐसे गुफा टाइप का, तो इसको आप बोलोगे कॉनकेव। और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसा है, बाहर वाला ऐसे निकला हुआ बाहर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर साइड वाला है, तो इसको आप क्या बोलोगे? कॉन्वेक्स। क्लियर? याद रहेगा? तो अगर मैं बताऊं, यहां पर मैं बना रहा हूं, ये कौन सा है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? अरे देखो ना, मैंने पेंट कहां किया है? बाहर साइड पेंट किया है। बाहर साइड पेंट किया तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा हुआ? अंदर वाला, कॉनकेव। हमेशा देखो पेंट कहां हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर मैं बना रहा हूं, देखिए पूरा बोर्ड दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? ये कौन सा है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? ये मिरर ही नहीं है, पेंट ही नहीं हुआ है भैया। आपको सवाल पूछना चाहिए कि सर आप सवाल ही गलत पूछ रहे हो। आपको बोलना चाहिए, क्यों? क्योंकि भैया जब तक मैं पेंट नहीं करूंगा, आप लोग, मिरर ही नहीं है ये तो। अब मैं अगर किसी एक साइड ऐसे शेड करूंगा तो आप बता पाओगे कॉनकेव या कॉन्वेक्स। अगर मैं यहां पर बाहर साइड शेड करूंगा तो कौन सा बन जाएगा? कॉनकेव। और अगर अंदर शेड कर दूंगा तो कौन सा बन जाएगा? कॉन्वेक्स। क्लियर? तो अब कौन सा मिरर है ये? कॉन्वेक्स। वेरी गुड, वेरी गुड, कॉन्वेक्स। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे बाहर वाला है तो कॉन्वेक्स, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला है तो कॉनकेव। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया सबको? और याद रखना, यहां से आपका 10th का सिलेबस चालू हो चुका है, तो आप प्रॉपर नोट डाउन करना। इससे पहले का अगर नोट डाउन नहीं भी किया चलेगा, ये सब 7th 8th की बातें थी। यहां से आपका 10th का सिलेबस चालू हो चुका है, स्फेरिकल मिरर, यहां से आपका पूरा 10th का सिलेबस चालू हो चुका है। ओके चलो, ये लाइट थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ह्यूमन आई बहुत छोटा सा है, करंट और मैग्नेटिक ठीक है, मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था, एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं यहां पर। फिर सोर्सेस ऑफ एनर्जी तो एक क्लास का 1 घंटे का ही है, ठीक है, कुछ है ही नहीं, वो तो थोड़ा रटने वाला है कि भैया चलो ठीक है, ये एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वाला। समझने वाले चैप्टर आपके ये 4 हैं।
ओके और ये 4 चैप्टर में आपको एकदम एक एक कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझाने वाला हूँ, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही समझाने वाला हूँ, ठीक है। चलो अब जैसे अपन ने टर्म्स पढ़े थे प्लेन मिरर में, पढ़े थे क्या? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऐसे बहुत सारे टर्म्स पढ़े थे ना। यस सर। तो अब वैसे ही टर्म्स अपन को पढ़ने हैं किसके लिए? स्फेरिकल मिरर के लिए, ठीक है। यस सर। चलो अब एक एक करके अपन सारे टर्म्स पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ हॉलो ग्लास स्फीयर हुज वन साइड इज पॉलिश्ड। ये डेफिनेशन है स्फेरिकल मिरर की। हॉलो ग्लास स्फीयर, स्फीयर एक शेप है, आपको मालूम है, टेनिस बॉल के जैसा, अर्थ के जैसा शेप जो है उसको अपन क्या बोलते हैं? स्फेरिकल शेप। तो हॉलो ग्लास का स्फीयर है जिसका कोई भी आपने एक पार्ट लिया, कोई भी एक टुकड़ा लिया और उसमें एक साइड को पॉलिश कर दिया, तो आपका क्या बन जाता है? स्फेरिकल मिरर। ये क्लियर है डेफिनेशन सबको? रटने की जरूरत नहीं है। क्या बोला आपने? आपने एक पार्ट लिया, किसका पार्ट लिया? ग्लास का। कौन से ग्लास का? स्फेरिकल ग्लास का, जिसमें एक साइड को पेंट कर दिया, देन इट इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर में आपको कुछ कुछ चीजें होती है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज में आपको सारे बता देता हूं। कॉनकेव कौन सा, कॉन्वेक्स कौन सा, ये मैंने आपको बता दिया। आप लोग चाहो तो इसको ड्रॉ कर सकते हो एक बार, कॉनकेव कॉन्वेक्स। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड हो तो कॉनकेव, और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड हो तो कॉन्वेक्स, ठीक है। Yes, sir. चलो नाउ टर्मिनोलॉजीज अपन को पढ़नी है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर ऑफ कर्वेचर? एनीवन? एनीवन ऑफ यू जो मेरे को ये बता सकता है व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? Center of curvature is the center of the sphere of which the spherical mirror form. ठीक है, वेरी गुड ज्योति। और कोई बोलना चाहता है? आप लोग एकदम फ्री हो, हिंदी इंग्लिश जिसमें बोलना है आप लोग बोल सकते हो। एनीवन? चलो बिल्कुल सही बोला आपने ज्योति। आपने जो स्फेरिकल मिरर लिया है वो किसी ना किसी स्फेयर का पार्ट है, यस और नो? तभी तो आप उसको स्फेरिकल मिरर बोल रहे हो। यस सर। तो वो जिस स्फेयर का पार्ट है उस स्फेयर का कोई ना कोई सेंटर होगा। पूरे अर्थ का भी एक सेंटर है बीच में, कोर, यस। हर सर्कल का एक सेंटर होता है बीचों बीच, तो वैसे ही हर स्फेयर का एक सेंटर होता है। तो जो उस स्फेयर का सेंटर है, जैसे मान लो अगर ये कॉनकेव की बात करो या कॉन्वेक्स की बात करो, तो ये दोनों किसी ना किसी सर्कल के पार्ट है, किसी ना किसी स्फेयर के पार्ट है। तो उन स्फेयर का जो सेंटर है, ये जो सेंटर है, इसको अपन ने क्या बोला? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? स्फेरिकल मिरर आपका जिस स्फेयर का पार्ट है, उस स्फेयर का जो सेंटर है उसको अपन बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सीओसी, ठीक है। एवरीवन, सब कोई बोलो एक बार। सब कोई है ना यहाँ? कोई सो तो नहीं गया? जग रहे ना सब? चलो 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 चलो। नाउ सेकेंड थिंग इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? डेफिनेशन आपके सामने है, बोलो। कर्वेचर का आधा भाग। क्या बोले हिमांशु? फिर से बोलो। कर्वेचर का आधा पार्ट। नहीं, चलो परी आप बोलो। Sir, less than half part. लेस देन हाफ, नहीं। चलो और कोई? अरे देखो ना, Sir, curvature और point के बीच का radius. कर्वेचर और पॉइंट, कौन सा? सेंटर पॉइंट, जो सेंटर है, सेंटर से स्फीयर कब बनेगा? मान लो अगर एक पॉइंट में फिक्स कर दो, इस पॉइंट से आप एक लेंथ फिक्स कर दो और उतने लेंथ में आप हर साइड ऐसे गोला बना दो, चारों साइड, पांचों साइड, जितने भी साइड है, हर साइड गोला बनाते जाओ, तो आपका क्या बन जाएगा? पूरा का पूरा एक स्फीयर। तो मतलब स्फीयर का जो सेंटर है, स्फीयर का जो सेंटर है, वहां से स्फीयर में कहीं पर भी लाइन ड्रॉ करो तो इसको बोलेंगे अपन रेडियस। मतलब जिस स्फीयर का वो पार्ट है मिरर, जिस स्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर का जो रेडियस है वही क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर?
Yes, sir. मिरर की जो लेंथ है, मिरर का जो डायमीटर है, उसको एपर्चर बोलते हैं। आपने सुना होगा, फोन अगर आप खरीदे होंगे तो उसमें लिखा रहता है, या यूट्यूब में आप कभी भी रिव्यू देखे होंगे, कोई देखा है क्या? जब भी आप किसी फोन वगैरह का रिव्यू देखोगे तो उसमें बताते हैं कि 2.8 mm का एपर्चर है। सुना है क्या किसी ने? अपने फोन के कैमरे के एपर्चर के बारे में बताते हैं। Yes, sir. तो वो एपर्चर होता है। वो एपर्चर का मतलब क्या होता है कि अगर ये मिरर है, ठीक है, तो इस मिरर की यहां से लेके यहां तक की जो ये लेंथ है, मतलब आपको यहाँ पर आपके जो लेंस दिखाई दे रहे हैं, कैमरे के जो लेंस दिखाई दे रहे हैं, उस कैमरे का जो विड्थ है, टोटल डायमीटर है, वो दिया रहता है 2.8 mm। और ये डायमीटर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा लाइट अंदर जाएगी, उतनी अच्छी फोटो आएगी, इसलिए एपर्चर ज्यादा होना चाहिए। ओके, चलो ठीक है। जो आप लोगों ने कहा था ना हिमांशु एंड परी, वो एपर्चर होता है, मतलब टोटल ये इसका लेंथ, यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है, ये लेंथ है, इसको बोलते हैं एपर्चर टोटल। ठीक है, क्लियर? रेडियस ऑफ कर्वेचर और एपर्चर के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया? Yes, sir. चलो, एपर्चर तो आई थिंक सुना होगा आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुना है। यस, कितने लोगों ने सुन रखा है पहले? भले ही मतलब बात समझ में आया होगा, लेकिन सुना हुआ तो है, बोलते हैं हाँ, कुछ फोन वगैरह में बोलते हैं। चलो, और एपर्चर इसलिए, जो आपके कैमरेज होते हैं, ठीक है, जो डीएसएलआर वगैरह, उसमें एपर्चर बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसकी फोटो और अच्छी आती है कि नहीं? क्योंकि उसमें एपर्चर बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा लाइट एंटर कर रही है, जितनी ज्यादा लाइट अंदर एंटर करेगी उतनी अच्छी फोटो आएगी, सिंपल सी बात है। चलो, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी मैंने आपको बता दिया। नाउ पोल, व्हाट इज पोल? एनीवन? Midpoint of the aperture of the spherical mirror. ठीक है, वेरी गुड। जो आपका मिरर है, मिरर का सेंटर पार्ट, अभी तक अपन किसकी बात कर रहे थे? मिरर जिस स्फेयर का पार्ट है, उस स्फेयर की बात कर रहे थे। उस स्फेयर का सेंटर को बोलते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर, उस स्फेयर के रेडियस को बोलते थे रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन अब अपन किसकी बात कर रहे हैं? जब अपन पोल बोलने लग गए तो अपन मिरर की बात कर रहे हैं। अब मान लो इतना बड़ा मिरर है, तो इस पूरे मिरर का एक बीचों बीच वाला पार्ट होगा, उसको अपन क्या बोलते हैं? पोल। आई थिंक मेरे पास है, ये दोनों कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंसेज हैं। लेंस है, मिरर कहां गए? लेंस तो है मेरे पास, कॉन्केव कॉन्वेक्स दोनों, पिरामिड भी है। चलो, मैं मिरर भी कल ढूंढ के रखूंगा नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को दिखाने के लिए, कॉन्केव कॉन्वेक्स दोनों। और अपन एक्सपेरिमेंट भी करेंगे सारे, जितने मैं आपको यहाँ पर रे डायग्राम दिखाऊंगा ना, उन सब का एक्सपेरिमेंट पक्का, वादा है मेरा कि मैं आप लोगों को उसके पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट भी दिखाऊंगा। चलो, नाउ पोल समझ में आ गया क्या होता है? Yes, sir. जो मिरर है उसका पार्ट, उसका सेंटर वाला पार्ट, मतलब अगर मान लो मैं ये बोलूं ये मिरर है यहां से यहां, तो इसका जो बीचों बीच वाला पार्ट है, मतलब एकदम सेंटर है, उसको बोलेंगे पोल। ठीक है, देखो, चलो नेक्स्ट, प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? एनीवन? व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? देखो, नहीं पता सर। दो पॉइंट के बारे में पढ़ा अपन ने। कौन कौन से दो पॉइंट के बारे में पढ़ा गौरव? कौन कौन से दो पॉइंट? अभी अपन ने दो पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया पिछले स्लाइड में। कौन कौन से दो पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया? Center of curvature and सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस तो लेंथ हो गया ना। पॉइंट, कौन से पॉइंट के बारे में बात किया? पोल। दो पॉइंट के बारे में बात किया। कौन कौन से? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल। यही दोनों पॉइंट से जाती हुई लाइन को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्लियर? कौन कौन से दो पॉइंट के बारे में बात की अपन ने? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल। जिस स्फेयर का पार्ट है उसका सेंटर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मिरर का सेंटर पार्ट को बोल दिया पोल। अब इन दोनों से जो लाइन जाएगी, ठीक है, देखो ये हो गया पोल और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों से जो लाइन गई, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चमक गया सबको? चलो, वेरी गुड। नाउ व्हाट इज पैरेक्सियल रेज? ये बहुत काम आएगा, बहुत सुनोगे और बहुत सारे आंसर्स में आप लिखोगे। मैं बता रहा हूं 10th बोर्ड में अगर आप लोग दिए तो, इस बार तो हुआ नहीं था, ठीक है, जब भी आपका एग्जाम होगा, कोई भी जब आपका लाइट पढ़ा दिया गया होगा, उसके बाद बहुत बार काम आएगा इस वर्ड को लिखने का, पैरेक्सियल 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 पैरेक्सियल। तो ये बताओ पैरेक्सियल रेज होती क्या है? एनीवन? व्हाट इज पैरेक्सियल रेज? एनीवन?
सर नेम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो क्या बता पाएंगे हम लोग? चलो नहीं, मैं तो मतलब मैं जब भी ऐसे कुछ पूछ रहा हूँ ना, आप लोग बस पैरेक्सियल वर्ड को सुना करो, वर्ड से कुछ अगर दिमाग में आए तो बोलो। मैं बस इसलिए आपको चाहता हूँ कि आप लोग एक बार सोचो, क्योंकि अपना ब्रेन डेवलप होगा सिर्फ सोचने से, और कैसे भी नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है अपना ब्रेन डेवलप करने का, सोचना किसी चीज के लिए, अच्छा ये ऐसे होगा कि वैसे होगा कि वैसे होगा। इसलिए आई नो आपके लिए अगर पैरेक्सियल पहली बार सुना हुआ है तो सही आंसर देना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप सोच तो सकते हो, उसमें तो कोई वो नहीं है। चलो देखो, पैरेक्सियल रेज अपन ने किसको बोला? वो रेज जो पैरेलल हो। वर्ड से समझ में आ रहा है, पैरेक्सियल जो पैरेलल हो, लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं, एक और कंडीशन जरूरी है। क्या? प्रिंसिपल एक्सिस के पास हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पास हो। कौन कौन सी? फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी रेस को पैरेक्सियल रेस बोलने के लिए दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? कि रेज आपस में पैरेलल हो, और दूसरी कि रेज प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास हो। क्लियर सबको ये दोनों पॉइंट? Yes. कौन कौन से दो पॉइंट हैं? पहला कि रेज पैरेलल हो आपस में, जो बीम ऑफ रेज आ रही है वो पैरेलल हो, और दूसरा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पास हो। तो अगर कभी भी ऐसा डायग्राम बना, ऐसा अपन बनाएंगे दिखाने के लिए, अभी समझाने के लिए, बट रियलिटी में अपन जिस रेज की बात करेंगे वो एकदम पास वाली रेज की ऐसी बात करेंगे। ये रेज इज पैरेक्सियल रेज। अगर इतनी दूर से कोई रेज आ रही है, मान लो 1 मीटर ऊपर से कोई रेज आ रही है, देन इट इज नॉट अ पैरेक्सियल रेज। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, अभी इसी पैरेक्सियल रेस को मैं इतना ऊपर बनाऊंगा दिखाने के लिए, लेकिन अपन जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात करेंगे? सिर्फ पास वाले की। ओके, समझने के लिए, समझाने के लिए। अगर मैं इतने पास वाली बनाने लग जाऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं कुछ, पूरा ऐसे कचरा टाइप हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जब मैं ड्राइंग बनाऊंगा तब मैं इसको ऊपर दिखाऊंगा, लेकिन एक्चुअल में अपन बहुत पास की रेस की बात कर रहे हैं। ओके, अभी कोई ज्वाइन कर रहा है क्लास खत्म होते टाइम? रुद्र, आप बहुत लेट हो गए रुद्र। चलो, हेलो रुद्र। Yes, sir. चलो, लेट हो गया, क्लास खत्म होने वाली है, 5 मिनट बाकी, आप अभी आ रहे हो। चलो कल से टाइम पे आना, ठीक है? 5 बजे सब कोई। चलो कोई नहीं, मैं 5 बजे से पहले सोचा एक बार मैसेज कर दूं, फिर मैं बोला नहीं, आप लोग सब कोई एकदम डिसिप्लिन्ड हो, आप लोग आ जाओगे टाइम से सब कोई। चलो, तो पैरेक्सियल रेस कौन सी? जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास है और आपस में पैरेलल है, उसी को अपन बोलेंगे पैरेक्सियल रेस। और अपन, अच्छी बात आपके लिए क्या है कि इस रेस के बारे में आपको नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ कौन सी रेस के बारे में पढ़ना है? पैरेक्सियल रेस। पूरे क्लास 10th में ये खुशी की बात है कि आपको सिर्फ पैरेक्सियल रेस के बारे में पढ़ना है, आपको कोई और रेस के बारे में नहीं पढ़ना। ये क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. यार ये तो खुशी की बात है, मेरे को मालूम है आप लोगों को तो अच्छा ये नहीं पढ़ना तो खुश हो जाते हो आप लोग, क्योंकि बाकी रेस के बारे में अपन पढ़ेंगे क्लास 12th में, जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आती हो, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस, बहुत सारी चीज जब आएगा ना, तब अपन बाकी रेस के बारे में बात करेंगे। तो इस पूरे चैप्टर में वी विल टॉक अबाउट पैरेक्सियल रेस, इसलिए मैंने इसको इतना टाइम दिया पैरेक्सियल रेस को, बाकी डेफिनेशन को इतना टाइम नहीं दिया जितना इसको दिया। ओके चलो, एपर्चर बता दिया, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज एपर्चर। क्लियर? Yes, sir. चलो, चलो अब ये इसके आगे का ना अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे। पूरा टर्मिनोलॉजीज क्लियर है सबको? जितनी भी मैंने आपको बताई, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, ठीक है? और क्या बताई मैंने आपको? एपर्चर बताया, प्रिंसिपल एक्सिस बताया, पैरेक्सियल रेस बताया, ये सारे के सारे टर्म्स क्लियर? चलो, अब आपकी हमेशा मैं आपको बता दूं, फिजिक्स की क्लास होगी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, एमडब्ल्यूएफ में आपकी होगी फिजिक्स की क्लास, बाकी टीटीएस में आपकी क्लास होगी केमिस्ट्री की। क्लियर? Yes, sir. एमडब्ल्यूएफ में आपकी होगी फिजिक्स की, टीटीएस में होगी आपकी केमिस्ट्री की। और फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, दूसरी क्लास स्टार्ट होने से पहले 5 मिनट पहले क्या करना है? पेज पलट के देखना है। कौन सा? आज जो पढ़ाया हूं, या पेज पलट के देखोगे कब? वेडनेसडे को 5 बजने से 5 मिनट पहले। क्लियर? और श्रेष्ठ सर ने आपको जो पढ़ाया था वो आप कल श्रेष्ठ सर की क्लास से 5 मिनट पहले एक बार पेज पलट के देखोगे। यस? अच्छा सॉरी, कल आपकी केमिस्ट्री की क्लास नहीं होगी, कल भी आपकी फिजिक्स की होगी। 2 दिन ना, 2 दिन अभी श्रेष्ठ सर बाहर जा रहे हैं,
तो 2 दिन आपकी लगातार फिजिक्स की क्लास होगी। ओके एवरीवन, Yes, sir. कल और परसों ये MWF और TTS फिर उसके बाद आपका फॉलो होगा। ओके चलो, तो आज के लिए इतना ही। और आप सब में से कितने लोग IIT या नीट करेंगे आगे जाकर के? एनीवन? सर हिमांशु, नीट आयुष और चलो, और कोई तकलीफ किसी को? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो हम लोग लेने वाले हैं, और किसी भी तरीके की समस्या, कुछ जानना हो IIT के बारे में, नीट के बारे में, या कुछ और समस्या, आप लोग बता सकते हो। एंड अगेन मेरे को, श्रेष्ठ सर को आप लोग भैया बोलना है भैया बोल सकते हो, सर बोलना है सर बोल सकते हो, आप लोग एकदम फ्री हो, जिसमें आप लोगों को ज्यादा कंफर्टेबल लगे। ओके चलो, और एक और बात मैं आप लोगों को अनाउंस कर दूं, मैं और श्रेष्ठ सर और एक और मैम है ऋषिका मैम, हम लोग मिल करके 9th से 12th तक के लिए कोचिंग चालू कर रहे हैं, ट्यूशन टाइप आप बोल सकते हो, जो कि साइंस और कॉमर्स दोनों के लिए रहेगी। 9 to 12 पूरा साइंस एंड कॉमर्स। तो अगर किसी को भी उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना है तो आप लोग कॉल कर सकते हो। नंबर तो यहाँ पर दिया होगा। अच्छा, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, सैनिक स्कूल वाला आ रखा है क्या? एक सेकंड, हाँ यहाँ पर आपको दिख सकता है यहाँ नंबर। ओके, इस नंबर पे, ऑफिस नंबर जो आपको यहाँ पर नीचे दिया है, उसमें आप बात कर सकते हो, SMS कर सकते हो। ठीक है, एंड करें आज की क्लास, या ग्रुप में तो अपना नंबर है ही, ग्रुप में तो हम लोग एडेड है दोनों, श्रेष्ठ सर और मैं दोनों एडेड है। ठीक है चलो, किसी भी तरह की तकलीफ होगी तब भी आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो। और आज की क्लास अपलोड हो गई है, ये मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोग कहां से देख सकते हो इन क्लासेस को। नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट क्लास तक मैं आपको बता दूंगा। ओके चलो, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, Bye, sir. बाय।